हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था उत्तराखंड की भौगोलिक और राजनीतिक सीमांकन के संबंध में सारे जिलों की स्थिति। ठीक है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ है, कैसे है, किससे उनकी सीमा बनती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की किससे सीमा बनती है, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बनाता है, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। ठीक है, तो देखो भौगोलिक संरचना के लिए उत्तराखंड को धरातलीय आधार पर, ठीक है, धरातलीय आधार पर 8 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, 8 भागों में। एक बार भाग चर्चा करते हैं किस किस कौन कौन से भाग है, और उसके पश्चात मैप में देखेंगे कि आपको उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, देखो धरातलीय आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है, 8 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, सबसे नीचे यदि आप देखते हैं तो सबसे नीचे आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ठीक है। फिर इससे ऊपर आप चलते हैं तो यहां पर आता है तराई क्षेत्र। ठीक है, फिर आता है देखो भाबर क्षेत्र। फिर आता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय। और इसी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य आते हैं दून एवं घाटियां। ठीक है, दून एवं घाटियां। फिर आता है लघु या मध्य हिमालय। फिर आता है बृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, उच्च हिमालय, महा हिमालय। और लास्ट में आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो देखो धरातलीय आधार पर इसको हमने 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहले आता है गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान जो कि गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, फिर आता है तराई क्षेत्र जो गंगा एवं अन्य नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, तराई क्षेत्र। फिर आता है देखो भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो कि नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि से बना है। ठीक है, भाबर क्षेत्र। फिर आता है शिवालिक हिमालय जो कि नवीनतम हिमालय। ठीक है, इन्हीं के मध्य में दून एवं घाटियां आती हैं जिसमें देहरादून काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी अन्य घाटियां भी हैं। और देखो फिर आता है लघु या मध्य हिमालय जो कि शिवालिक हिमालय से उच्च है और महान हिमालय से थोड़ा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपको अधिकांश पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं लघु एवं मध्य हिमालय में, अधिकांश पर्यटन स्थल। साथ ही जो भी उत्तराखंड में जो भी हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन लगभग आपको सारे मध्य हिमालय में, जैसे नैनीताल है या फिर मसूरी है या फिर रानीखेत है, ठीक है, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, ये सारे कहाँ मिलते हैं आपको? लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, फिर देखो महान हिमालय, यहाँ पर लगभग हमेशा बर्फ मिलेगी। सारे जो मंदिर हैं, सारे धाम हैं जो मुख्य हैं, ठीक है, लगभग सभी किस्म आते हैं महान हिमालय में। और लास्ट में आता है ट्रांस हिमालय। यहाँ पर आपको गिरिधर द्वार इत्यादि, ठीक है, जो कि दर्रे जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो गंगा का मैदान सबसे पहले कहां पर मिलेगा? हरिद्वार में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिद्वार में मिलेगा। अभी मैप के जरिए भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, हरिद्वार में मिलेगा गंगा का मैदान। ठीक है, और एकमात्र जिला है जहां पर गंगा का मैदान आपको देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं तराई क्षेत्र। देखो तराई क्षेत्र में कहां कहां पर तराई क्षेत्र हमें मिलेगा? सबसे पहले पौड़ी में, ठीक है, कोटद्वार वाला एरिया। फिर आएगा नैनीताल, दक्षिण नैनीताल। ठीक है, नैनीताल, दक्षिण नैनीताल। ठीक है, फिर आ जाएगा देखो उधम सिंह नगर, और एक आ जाएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार का कुछ हिस्सा इसमें भी आता है। नैनीताल, दूसरा हो गया पौड़ी, ठीक है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो क्वेश्चन देखो पटवारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रखा था कि अल्मोड़ा का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, या निचला हिस्सा, ठीक है, इस तरह से, ऊपरी हिस्सा जो भी पूछा गया था कि किस हिमालय में आता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनीताल का दक्षिणी एरिया किस उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पड़ता है? गंगा का मैदान है, तराई क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, या फिर दून घाटी क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, देखो पौड़ी आता है इसमें तराई क्षेत्र में, पौड़ी ये भी दक्षिण पौड़ी आएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर लगभग पूरा आता है, और साथ ही हरिद्वार, हरिद्वार का भी कुछ हिस्सा, ठीक है, इसमें आता है। फिर आता है देखो भाबर क्षेत्र जो कि देहरादून से लेकर
चंपावत तक, ठीक है, चंपावत तक विस्तारित है। इसमें देखो पौड़ी आएगा, ठीक है, पौड़ी इसमें आएगा, हरिद्वार नहीं आएगा, ठीक है, पौड़ी आएगा, नैनीताल आएगा, प्लस चंपावत आएगा, ठीक है, चंपावत। तो ये 5 जिले इसमें पड़ेंगे, ठीक है। देहरादून, 4 जिले आएंगे, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत। तो हल्की सी एक पट्टी, एक पेटिका के रूप में, ठीक है। साथ ही देखो हल्का टिहरी वाला, ऋषिकेश वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊंगा किस तरह से आएगा। देखो भाबर क्षेत्र जो कि देहरादून से लेकर चंपावत तक विस्तारित है, ठीक है। और इसका जो अधिकांश हिस्सा मिलेगा आपको नैनीताल और चंपावत में, यानी कि पूर्व की ओर ज्यादा चौड़ाई वाला होगा, पश्चिम की ओर कम होगा, ठीक है। तराई क्षेत्र लगभग समान ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अधिकांश कहाँ है, जो उधम सिंह नगर वाला एरिया यानी कि पूर्व की ओर ज्यादा मिलेगा। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखो कहां से कहां तक विस्तारित है, कुल 7 जिलों में विस्तारित है, ठीक है। 7 जिले इसमें, 7 जिलों में ये विस्तारित है, जिसमें से कौन कौन से देखो, देहरादून से लेकर चंपावत तक का, देहरादून से लेकर चंपावत तक का शिवालिक हिमालय विस्तारित है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, हरिद्वार, हरिद्वार आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आता है टिहरी, नरेंद्र नगर वाला एरिया आता है टिहरी का, ठीक है, टिहरी इसमें आता है। साथ ही देखो नैनीताल इसमें आता है, पौड़ी इसमें आता है, और अल्मोड़ा इसमें आता है, ठीक है। 7 जिले देखो, देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। इन 7 जिलों में है शिवालिक हिमालय का विस्तार, ठीक है। तो अल्मोड़ा का पूरा दक्षिणी हिस्सा, पौड़ी का दक्षिणी हिस्सा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हिमालय भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। ज्यादा ऊंचे पर्वत हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो हम नीचे से बढ़ रहे हैं ऊपर को, तो यहाँ जाके हमें महान हिमालय मिल रहा है, मतलब धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप देखते हैं शिवालिक हिमालय तो उत्तराखंड में कितनी है, 700 से 1200 मीटर इसकी हाइट है, और मध्य हिमालय 1200 से 3000, ठीक है। और बाकी जो बृहद हिमालय 3000 से ऊपर है। ट्रांस हिमालय हालांकि कम होता है, लेकिन इस तरह से हमें हाइट देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हाइट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि ये सब इनका जो भी दक्षिणी एरिया है वो आएगा शिवालिक हिमालय में, ठीक है। फिर लघु हिमालय की यदि चर्चा करेंगे तो लघु हिमालय पूरे 9 जिलों में मिलेगा, ठीक है, 9 जिले, जिसमें देहरादून, ठीक है, देहरादून मिलेगा सबसे पहले। फिर आएगा देखो पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में भी मिलेगा। फिर आता है टिहरी, ठीक है, टिहरी में मिलेगा, नैनीताल में मिलेगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग में आएगा, और साथ ही देखो अल्मोड़ा में, ठीक है। और देखो उत्तरकाशी में आएगा, उत्तरकाशी। फिर है चंपावत और चमोली, ठीक है। ये 9 जिले हैं जहां पर लघु या फिर मध्य हिमालय का विस्तार है, जिसमें देखो देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत और चमोली, ठीक है। तो आपने जिले नोट करते रहने, क्योंकि जिले जरूर पूछे जाते हैं कई बार। जिले हर बार लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना जिले से ही बनता है, बाकी आपको रटने वाली चीज कोई भी नहीं पूछी जाती है। रट्टा मार के अगर चले जाओ तो कुछ नहीं आता है, समझने वाली चीज आती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है अल्मोड़ा, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था पटवारी में, तो उससे पूछा था ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग किसका, मध्य हिमालय का, लेकिन निचला भाग किसका है, शिवालिक हिमालय का, ठीक है। 2 हिमालय यहाँ पर है, देखो शिवालिक हिमालय भी है और मध्य हिमालय भी है। तो जो ज्यादा ऊंचाई में होगा यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे तो किसमें होगा, मध्य हिमालय का हिस्सा होगा, ठीक है। यदि नीचे की ओर जाएंगे तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। फिर देखते हैं, देखो इसके बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो कि 6 जिलों में विस्तारित है, ठीक है, 6 जिलों में। कौन कौन से जिले देखो, इसमें पहले कुमाऊं के देखते हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है, ये 2 जिले कुमाऊं के। और गढ़वाल के कौन कौन से, उत्तरकाशी, टिहरी, ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो इन 6 जिलों में यहाँ पर बृहद हिमालय का विस्तार है, जहां पर बर्फ गिरती है, अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है, ठीक है। और लगभग जो भी प्रमुख धाम है उत्तराखंड के, इसी में आपको देखने को मिलते हैं बृहद हिमालय में, ठीक है। और उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी किसमें मिलती है, बृहद हिमालय में या महान हिमालय में। तभी तो इसको बृहद, उच्च या महान हिमालय बोला गया, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
उसके पश्चात है देखो ट्रांस हिमालय, जो कि हमेशा बर्फ यहाँ पर मिलेगी। और बृहद हिमालय के पश्चात, ये बृहद हिमालय ठीक है, इसके पश्चात जो पीछे का एरिया होता है ठीक है, ये गलियारा, ये होता है ट्रांस हिमालय। इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, 2500 से लगभग 4000 मीटर तक इसकी हाइट मिलेगी ठीक है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है ठीक है, लेकिन बर्फ से हमेशा ढका रहता है। क्योंकि यहाँ से जाने का मार्ग भी है, इसलिए इसको दर्रे दर्रे ठीक है, तो गिरिद्वार या फिर जो दर्रे होते हैं वो इसी एरिया में ज्यादातर पड़ते हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस हिमालय। अब एक बार देखते हैं मैप के जरिए इसका विभाजन कैसे होगा ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं कि किस जिले में किस तरह विस्तारित है। अभी हालांकि इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा पूरा, अलग अलग टॉपिक लेकर ठीक है, किस जिले में किस एरिया में पड़ेगा, सारी चीजें मैं इसमें चर्चा करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं जनपदवार किस तरह से इसका विस्तार है ठीक है। सबसे पहले देखो हरिद्वार वाला एरिया, तो गंगा का मैदान कहां पर मिलता है, इस एरिया में ठीक है, ये पूरा हरिद्वार है, तो यहाँ पर पूरा गंगा का मैदान देखने को मिलेगा ठीक है, गंगा का मैदान। तो अब इसमें देखो अलग अलग संकेत दे देता हूँ। गंगा का मैदान किस तरह से हम दर्शा रहे हैं, इस तरह से दर्शा रहे हैं ठीक है, गंगा का मैदान ठीक है, इस तरह से हम दर्शा रहे हैं ठीक है। इसके पश्चात आता देखो तराई क्षेत्र ठीक है। तराई क्षेत्र आपको कहां कहां पर मिलेगा, हल्का देहरादून का एरिया ठीक है, नहीं हल्का हरिद्वार का एरिया, ये वाला एरिया हरिद्वार का ठीक है, तो इस तरह से हम दर्शा रहे हैं इसको। फिर हल्का पौड़ी, देखो जो पौड़ी का पूरा दक्षिणी हिस्सा है ठीक है, जो यूपी से मिला हुआ कोटद्वार है, तो वो किस में आता है, इस तरह से आ जाएगा देखो पूरा उधम सिंह नगर ठीक है। हरिद्वार पूरा गंगा का मैदान पड़ता है, उधम सिंह नगर पूरा तराई एरिया में पड़ता है ठीक है। तो देखो तराई क्षेत्र हमने कैसे दर्शा रखा है, इस तरह से, इस तरह से तराई क्षेत्र हमने दर्शा रखा है। इसके पश्चात कौन सा आता है, इसके बाद आता है भाबर क्षेत्र ठीक है, भाबर ठीक है। भाबर क्षेत्र में हल्का देहरादून का एरिया कुछ कुछ ठीक है। इसको किस तरह से दर्शाएं, इस तरह से काट के दर्शाते हैं ठीक है, हल्का जौनसार वाला एरिया। और उसके पश्चात देखो आगे हरिद्वार में नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पड़ेगा, पौड़ी में पड़ेगा ठीक है। पौड़ी में आएगा, चंपावत में आएगा, और आएगा कहाँ आएगा, नैनीताल में ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ गया देहरादून में हल्का एरिया, उसके बाद पौड़ी में, फिर चंपावत, फिर ये नैनीताल, और ये चंपावत का एरिया लास्ट में ठीक है। तो ये आ गया हमारा कौन सा एरिया, ये है चंपावत का टनकपुर और ये बनबसा ठीक है, टनकपुर बनबसा वाला एरिया जो महेंद्र नगर इत्यादि ठीक है, बरमदेव मंडी जो नेपाल के साथ सीमा भी साझा करता है। और यहीं से काली नदी यहीं से प्रवेश करती है ठीक है, यहाँ से प्रवेश कर जाती है कहां पर, नेपाल में शारदा नाम से। तो ये वो टनकपुर वाला एरिया ठीक है, जो कि भाबर क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से देखो कहां कहां आएगा, देहरादून, पौड़ी, फिर नैनीताल, फिर चंपावत ठीक है। तो ये आपने पट्टी इस तरह से ध्यान रखनी ठीक है। आप लोग भी मैप को इसी तरह से दर्शाना और यहाँ पर इसके संकेतक लिख देना, ताकि आपको बार बार ये समझ में आ जाए ठीक है। बाकी आप लोग देखो मैप जो पॉलिटिकल मैप होता है उसको लेना, इसको भरने के लिए ठीक है। इसको भरने के लिए आप सामान्य मैप मत लेना, क्योंकि आप इस तरह से समझ नहीं पाएंगे कौन से जिले की सीमा कहाँ पर है। या तो आपको पूरी सीमाएं पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन से जिले की सीमा पड़ते ठीक है। यदि सीमाएं पता नहीं है तो आप लोग राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैप आता है जिसमें पूरे जिले की सीमाएं दर्शा रखी होंगी, वो सारी आपने लेने, क्योंकि ऐसे आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा जिला आता है ठीक है। कुछ तो पता होते हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ ठीक है, चमोली है, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग अपना एक पॉलिटिकल मैप लेना, उसमें इनको दर्शाना ठीक है। तो भाबर क्षेत्र हमने कैसे दर्शा रखा है, इस तरह से ठीक है। अगला देखो इसके पश्चात आता है शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय कुछ हरिद्वार में पड़ता है, लेकिन बीचों बीच में आता है। जैसे मनसा देवी, चंडी देवी वाले जो मंदिर हैं ठीक है, वो पर्वत पर स्थित है, ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, तो वो वाला एरिया ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा इसको मिटा देते हैं हम शिवालिक हिमालय के लिए ठीक है। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में ठीक है। हल्का हरिद्वार का एरिया आएगा इसमें। बाकी देखो टोटल 7 जिलों में आता है। तो दूसरा है इसमें देहरादून ठीक है, हल्का देहरादून वाला एरिया, मसूरी का जो निचला एरिया ठीक है, साथ ही कुछ जौनसार का एरिया
ठीक है, कुछ ऋषिकेश से लगा हुआ, तो ये देहरादून हो गया। साथ ही देखो पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी का एरिया आएगा, नैनीताल का एरिया आएगा, चंपावत आएगा, ठीक है, हल्का टिहरी नरेंद्र नगर वाला एरिया जो ऋषिकेश से लगा हुआ है, और साथ ही हल्का आता है अल्मोड़ा। ठीक है, आप लोग मैप में देखना अल्मोड़ा, जो कि अल्मोड़ा का निचला हिस्सा, इस तरह से अल्मोड़ा जिला होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा का निचला हिस्सा जो है ये पूरा शिवालिक एरिया में आता है। ठीक है, यहाँ पर नैनीताल हो गया, ये पौड़ी हो गया, और ये अल्मोड़ा, यहाँ बागेश्वर और ये पिथौरागढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो हल्का अल्मोड़ा का निचला हिस्सा आता है वो आता है शिवालिक में, और जो ऊपरी हिस्सा आएगा ये किस में आएगा, लघु हिमालय में, क्योंकि अल्मोड़ा में मैदान तो है नहीं, तो पहाड़ी में निचला हिस्सा शिवालिक में आएगा, ऊपरी हिस्सा किस में आएगा, लघु हिमालय में आएगा। ठीक है, तो ये एरिया हो गई कौन से, शिवालिक एरिया। ठीक है, इस तरह से हम दर्शा रहे हैं शिवालिक एरिया को। अब आता है देखो दून या द्वार। ठीक है, दून या द्वार, इसको हम अलग से लेते हैं, दून या द्वार, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं देखो लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय कुल 9 जिलों में विस्तार है, और कहां से, देहरादून से आपको मिलेगा। ठीक है, मसूरी का एरिया, पूरा जो मसूरी है, ठीक है, ऊंचाई वाला मसूरी का एरिया, तो इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से मसूरी का एरिया, और कुछ चक्राता का एरिया, ठीक है, देहरादून का। उसके अलावा देखो टिहरी का, ठीक है, हल्का रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, निचला उत्तरकाशी, ठीक है, ये सब किस में आता है, मध्य हिमालय में। ठीक है, निचला चमोली आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके पश्चात देखो पौड़ी का एरिया, जो मुख्य पौड़ी है, मुख्यालय है, वो सब किस में आता है, लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, फिर अल्मोड़ा का एरिया इस तरह से लघु या मध्य हिमालय में आएगा। ठीक है, नैनीताल का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, हल्का नैनीताल, देखो जो निचला है, आप देखेंगे जो निचला नैनीताल है, एक पतली सी पट्टी यहाँ पर किसकी मिलेगी, शिवालिक की, लेकिन उससे ऊपर जो ज्यादा हिस्सा है वो किसका है, लघु या मध्य हिमालय का। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि नैनीताल में किस ढाल पर अधिकांश झीलें स्थित हैं, तो इसी ढाल पर स्थित है, लघु या मध्य हिमालय वाले एरिया में, क्योंकि शिवालिक हिमालय तो कितना है, 1200 मीटर तक की हाइट में। ठीक है, 1200 मीटर तक की हाइट में, लेकिन जो मुख्य जो हिमालय है, जैसे भीम, जो झीलें हैं, जैसे भीमताल है, नैनीताल है, सातताल है, वो सब 1500 मीटर से ऊपर की हाइट पर है, इसलिए किस में आती है, लघु या मध्य हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि नैनीताल की अधिकांश झीलें निम्न में किस ढाल पर स्थित है, लघु हिमालय की ढाल पर, या फिर शिवालिक की ढाल पर, ठीक है, या फिर उच्च हिमालय की ढाल पर, तो कहां पर है, इसी एरिया में पड़ती है सारी झीलें। ठीक है, इसके पश्चात देखो और कौन सा जिला इसमें आता है, चंपावत। तो चंपावत का ऊपरी हिस्सा किस में आ जाता है, जो मुख्य चंपावत है, लोहा घाट है, देवीधुरा है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, जो देवीधुरा मंदिर इत्यादि है, सारी चीजें किस में आती हैं, लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, यानी कि शिवालिक हिमालय से ऊपर का एरिया है। तो देखो कितने जिले हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 जिलों में किसका विस्तार है, लघु या मध्य हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो इस तरह से लघु या मध्य हिमालय 9 जिलों में विस्तारित है। तो ध्यान रखना आपने, देखो ये शिवालिक हिमालय, ये लघु हिमालय। अब इसके पश्चात आता है बृहद हिमालय। इसको यदि आप एक पट्टी के रूप में देखेंगे तो इस तरह से इसका एक पट्टी बनेगा यहां से। ठीक है, यहां से इस तरह से निचला निचला एक पट्टी बनेगा इस तरह से। ठीक है, नीचे नीचे एक पट्टी बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया पूरा आपका लघु हिमालय का। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया शिवालिक हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय। ठीक है, अब देखो अब आता है बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय यदि आप मैप में गौर करेंगे तो इससे ऊपर का एरिया कौन सा है, इससे हल्का और ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, चंपावत, पूरा चंपावत इसमें कवर हो जाएगा मध्य हिमालय में। इसके ऊपर का हिस्सा कैसा है, जहां पर हमेशा बर्फ मिलेगी आपको, लगभग बर्फ गिरती है। यहाँ पर गर्मियों में भी कभी कभी बर्फ देखने को मिल सकती है। ठीक है, यदि बारिश हो गई 3-4 दिन तो यहाँ बर्फ गिर जाती है। ठीक है, ज्यादा जो उच्च हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ गिर जाती है।
तो इससे ऊपर का एरिया कैसा है, जहां पर ज्यादा ऊंचे पहाड़ है और ज्यादा ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा ऊंचे पहाड़ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा एरिया हो जाएगा, बृहद हिमालय का एरिया, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा ऊंचे पहाड़ आपको दिखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, देखो यहाँ पर एक आता है उत्तरकाशी, फिर ये टिहरी का एरिया, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग सटा हुआ है, केदारनाथ वाला एरिया, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, ये चमोली का एरिया, ठीक है, यहाँ पूरा बागेश्वर इसमें कवर होता है, और साथ ही ये जो पिथौरागढ़ है ये भी पूरा किस में आता है, बृहद हिमालय में। तो ये सब यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से दर्शा रहा हूं, देखो इस एरिया तक का, इस एरिया तक आपको मिलेगा पूरा बृहद हिमालय का विस्तार, ठीक है। और इससे ऊपर है ट्रांस हिमालय, जहां पर आपको गिरिद्वार, दर्रे इत्यादि देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बृहद हिमालय को हम गोले से दर्शा लेते हैं, ठीक है। ये सब बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोग मैप इसी तरह से दर्शाना ताकि आपको बाद में समझ में आए, ताकि आप समझ सके। जैसे अल्मोड़ा हमने दर्शाया तो इसका ऊपरी हिस्सा हमने मध्य हिमालय दिखा रखा, ठीक है। नीचे का हिमालय, नीचे हमने दिखा रखा शिवालिक हिमालय, ऐसे नैनीताल ऊपरी मध्य हिमालय, नीचे शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय जो है यहाँ पर कभी कभी बर्फ भी गिर जाती है, लेकिन शिवालिक हिमालय में बर्फ कम गिरती है, ठीक है, चांस कम रहते हैं बर्फ गिरने के। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। बृहद हिमालय हमने किस तरह से गोले के रूप में दर्शा दिया, गिरिद्वारों को हम इस तरह से दर्शा लेते हैं मार्ग के रूप में, ठीक है। तो आप लोग भी इसके पश्चात जो आता है हिमाद्री, यानी कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस को आप इस तरह से दर्शा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका देखो भौगोलिक संरचना का जो विभाजन है वो पूरा होता है इस तरह से। अब चर्चा यदि करें, देखो सबसे पहले आता है गंगा, जो गंगा का मैदान है किसमें दिखेगा आपको, हरिद्वार में दिखेगा। उसके पश्चात आता है देखो तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र हल्का ऊपरी हरिद्वार जो है, ऊपरी हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार, ठीक है। उसके पश्चात पूरा दक्षिणी पौड़ी, ठीक है, दक्षिणी नैनीताल, और पूरा उधम सिंह नगर किसमें आता है, तराई क्षेत्र में। तो क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का एकमात्र तराई जिला कौन सा है, तो उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर है तराई जिला। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना इसमें तराई जिले के संबंध में, तो यही तराई जिला है, ठीक है। और उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में सबसे दक्षिणी एरिया भी कौन सा है, तराई क्षेत्र ही है, ठीक है। दक्षिण में जो तराई क्षेत्र है, तराई जिला, ये उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा का दक्षिणी हिस्सा भी है। इसके पश्चात देखो शिवालिक, जो शिवालिक एरिया है, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख प्रमुख, ठीक है। तो देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून, उसके पश्चात टिहरी जो नरेंद्र नगर वाला एरिया है, उसके पश्चात देखो पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में भी देखो लैंसडाउन दुगड्डा वाला जो एरिया आता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है नैनीताल, दक्षिणी नैनीताल हो गया, और चंपावत, दक्षिणी चंपावत, ठीक है, ये आते हैं शिवालिक एरिया में। शिवालिक के पश्चात देखो फिर आता है मध्य हिमालय का एरिया, इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, ठीक है, देहरादून, मतलब पूरा एरिया। देहरादून का जितना शेष बचा है ना, ये पूरा एरिया देहरादून का किसमें आ जाएगा, मध्य हिमालय में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे टिहरी का जितना भी शेष एरिया मध्य हिमालय में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने केवल आपको इसलिए पंक्तियां दे रखी हैं ताकि आपको इसको मैप में ऐसे ही पंक्ति बना लेना, तो जितना एरिया शेष है पूरा किसमें आ जाएगा, फिर मध्य हिमालय में, ठीक है। लेकिन देखो अल्मोड़ा का दक्षिण ढाल के शिवालिक हिमालय, और ऊपरी हिस्सा कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अल्मोड़ा तक ही आएगा, ठीक है, बागेश्वर का एरिया इसमें नहीं आएगा, अल्मोड़ा तक ही इस तरह से आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैप में दर्शा रखा होगा, तो मैप आपके पास रखा होगा, अपने मैप में दर्शा रहे होंगे तो उसमें आप देख लीजिए, ठीक है, अल्मोड़ा की सीमा तक। इसके पश्चात हल्का जो चमोली का एरिया है, ठीक है, ये भी मध्य हिमालय में आता है। ग्वालदम इत्यादि देवाल थराली वाला एरिया, ठीक है, पूरा किस में आता है, मध्य हिमालय में। ऐसे रुद्रप्रयाग, निचला रुद्रप्रयाग जो भी है, ये किस में आता है, सब मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। और साथ ही देखो ऊपरी नैनीताल, ठीक है, उत्तरी नैनीताल, और पूरा चंपावत का जो शेष एरिया किस में आता है, मध्य हिमालय में। फिर देखो बृहद हिमालय में कौन कौन से जिले आते हैं, जहां देखो बर्फ मिलती है, जहां पर बर्फ गिरती है, और सारे मंदिर, सारे धाम कहाँ है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर उत्तरकाशी आ गया, फिर ये टिहरी का एरिया आ गया। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, देखो जहां पर भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा वहां पर कौन सा एरिया हो जाएगा, जहां भी ग्लेशियर देखने को मिलेगा वहां पर बृहद हिमालय का विस्तार होगा, ठीक है। ग्लेशियर कहाँ होगा, जहां बर्फ गिरती है, जहां पर ज्यादा बर्फ मिलेगी, ठीक है। तो बर्फ कहाँ मिलेगी आपको, बृहद हिमालय में। और उत्तराखंड में सबसे ऊंचा स्थल, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई जो मिलेगी किसी हिमालय की, जहां पर सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है, तो कौन सा एरिया है, बृहद हिमालय। तो इसी एरिया में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसके पश्चात कौन से हैं, दर्रे, देखो आपको चमोली पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद चमोली उत्तरकाशी के मध्य दर्रे देखने को मिलेंगे, चमोली
उत्तरकाशी तिब्बत के साथ मिलेंगे, ठीक है, चमोली तिब्बत के साथ, पिथौरागढ़ तिब्बत के साथ, पिथौरागढ़ नेपाल, ये सब यहाँ पर जो दर्रे मिलते हैं इस एरिया में आपको दर्रे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भौगोलिक आपने समझना है, भौगोलिक संरचना उत्तराखंड की किस तरह से बनी हुई, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आयोग आपकी समझ पर वार करेगा कि आपने कितना समझ कर पढ़ा, ठीक है। तो अब उसके जो वार है उसका आपने जवाब देना, ठीक है। अगर वो मिसाइल दागता है तो आपको उसका जवाब देना, उसको वहीं पर नष्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और चर्चा यदि करें देखो दून और द्वार की, ठीक है, दून और द्वार जो कि अलग से लिखा हुआ था मेरे द्वारा। देहरादून का शेष जो हिस्सा आता है, ठीक है, ये घाटी वाला एरिया जिसे देहरादून घाटी कहा जाता है, वो दून द्वार में आता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर जैसे पौड़ी में भी है, ठीक है, पौड़ी में है द्वार, ठीक है, जैसे नैनीताल में है द्वार, कुछ जो घाटियां हैं, ठीक है, वहां पर सारी चीजें, ये जो घाटी वाले एरिया हैं, जैसे नैनीताल का कोटा बाग है, ठीक है, कोटा बाग यहाँ पड़ेगा रामनगर वाले एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कोटा बाग पड़ता है, ठीक है, कोटा बाग यहाँ पड़ता है रामनगर वाले एरिया में, रामनगर से पहले। तो ये एरिया किस में आ जाते हैं, दून और द्वार घाटी वाले में, ठीक है, इस एरिया में पड़ते हैं। तो ये हालांकि जो दर्शा रखा है भौगोलिक संरचना के आधार पर, हमने जब पढ़ा था इससे पहले कि ये शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में आते हैं, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, यहाँ नीचे नीचे आपको शिवालिक हिमालय हल्का देखने को मिलेगा, और उन्हीं के मध्य में नदियों के किनारे किनारे जो घाटियां बनी है, ठीक है, बड़ी फैली घाटियां, देखो देहरादून घाटी में भी कई सारी नदियां, ठीक है, सोंग, सिसवा, विद्यालना, ठीक है, रौ, कई सारी नदियां वहां पर बहती है, रिस्पना, बिंदाल, तो उनकी वजह से वहां पर घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी घाटी क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक जो संरचना है बनी हुई है, तो आपने ये मैप अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको समझते हुए यदि आपने नोट कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे देखते हैं प्रत्येक जो हिस्सा है उसके बारे में हल्की हल्की चर्चा करते हैं, तो क्या क्या उसके अन्य विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखो गंगा का मैदान, अब इसकी विशेषताएं हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गंगा का मैदान क्या क्या विशेषताएं इसकी, हरिद्वार जिले में हमने देख लिया, ठीक है। अब जिला में आप नहीं लिखाऊंगा क्योंकि हम देख चुके हैं, कुछ कुछ प्रमुख चीजें जिले के संबंध में आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है। गंगा का मैदान हरिद्वार में मिलता है, विशेषता क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, फसल अच्छी होती है, ठीक है, अगर उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है कि फसल अच्छी होगी। तो गंगा का जो मैदान है, गंगा नदी द्वारा लाई गई जो भी अवसाद लाया जाता है, ठीक है, जो भी मिट्टी लाई जाती है, उसी के एकत्रित होने के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि हरिद्वार जिले में पड़ता है और अत्यधिक उपजाऊ एक क्षेत्र है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, गंगा का मैदान है। इसके पश्चात आता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र जो कि अभी हमने देखा था हरिद्वार, ठीक है, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इत्यादि जिलों में, ठीक है, उधम सिंह नगर, चंपावत नहीं था, उधम सिंह नगर इत्यादि जिलों में विस्तारित है, ठीक है। तो ये भी अन्य नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी काफी उपजाऊ क्षेत्र है, ये भी उपजाऊ है, ठीक है, गंगा के मैदान के समान ही उपजाऊ क्षेत्र है। और मुख्यतः देखो धान है, गेहूं है इस खेती के लिए, ठीक है, गन्ने के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी हरिद्वार भी धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि काफी मात्रा में होता है, ठीक है, तराई क्षेत्र में भी। दूसरी विशेषता इसकी क्या, देखो इसकी ऊंचाई कम होगी, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कम होगी, ठीक है, तराई क्षेत्र की। तो यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, मतलब जो सीधा गहराई पर जाते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर मिलते हैं। मतलब बहुत कम एरिया में पानी आता है, बहुत जल्दी यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि सी लेवल क्या है, नजदीक ही है, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर मिलते हैं। तीसरा इसकी विशेषता क्या है, तीसरा, ठीक है, बाकी कोई इसमें विशेषता नहीं है। तीसरा आता है, देखो तीसरा शिवालिक भाबर क्षेत्र, ठीक है, भाबर क्षेत्र अभी हम देख चुके हैं कहां से कहां, देहरादून से लेकर पौड़ी, नैनीताल और चंपावत तक विस्तारित है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में इसकी विशेषताएं क्या है, देखो पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है, ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, ठीक है। साथ ही देखो नदियां यहाँ पर क्या होती है, भूमिगत, नदियां भूमिगत होती हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसाद, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, रेता, बालू इत्यादि से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर नदियां भूमिगत होती है, ठीक है।
कंकड़ और पत्थर की अधिकता होती है, कंकड़ पत्थर की अधिकता। ठीक है, कंकड़ पत्थर की अधिकता आपको देखने को मिलेगी इसमें। नदियां यहाँ पर भूमिगत मिलेंगी, साथ ही देखो झाड़ियां इत्यादि, ठीक है, ज्यादा पेड़ भी नहीं मिलते हैं, झाड़ियां इत्यादि मिलेगा। ठीक है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, यहाँ पर खेती बहुत कम, मतलब कम मात्रा में ही होती है। कुछ कुछ मात्रा में पत्थरों को हटाकर खेती के लिए उसको उपजाऊ योग्य, मतलब खेती करने योग्य बनाया जाता है, लेकिन मुख्यतया कृषि यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कृषि नहीं होती है, कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। हालांकि कहीं कहीं पर इसको बना लिया गया। ठीक है, और निर्माण कैसे हुआ इसका, जो वेगमती नदियां यानी कि तेज बहाव वाली नदियां, ठीक है, तेज जो बहाव वाली नदियां हैं, तेज बहाव वाली नदियों के निक्षेप से निर्माण। ठीक है, तेज बहाव वाली नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर नदियां देखो भूमिगत रहती हैं। भूमिगत नदियां कैसे रहती हैं, रेता एकत्रित है, ठीक है, और रेता पानी को सोख लेता है, यानी कि इसके नीचे से पानी अपने हिसाब से ज्यादा रहेगा, ऊपर ही ऊपर रेता दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रेता मोटा होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें जो छिद्र होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक है, और पानी इससे रिसाव होकर अंदर से, मतलब पूरा अपना भूमिगत होकर चलता रहता है, तो ऊपर ऊपर रेता दिखाई देता है, तो पानी यहाँ पर कम दिखाई देता है। ठीक है, तो नदियां भूमिगत होती है क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और रेता इत्यादि। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौला नदी। हल्द्वानी में जो गौला नदी बहती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, सोंग नदी जो रायवाला में बहती है, वो भी इसका उदाहरण है। वहां पर आपको पानी बिल्कुल भी नदियों में नहीं दिखाई देता, क्योंकि नदी कहां से जा रही है, जमीन के, मतलब जो रेता है, रेता के नीचे से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका कौन सा है, गौला नदी, यानी कि हल्द्वानी वाला एरिया है, गोलापार वाला एरिया किस में आता है, पूरा भाबर क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपसे, तो आपने इसको समझते हुए करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है देखो शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, चर्चा कर चुके हैं किस किस जिले में इसका विस्तार है। टोटल 7 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, कुल विस्तार कितना है, 7 जिलों में। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। ठीक है, 7 जिलों में है विस्तार। और दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है हाइट को लेकर, तो मुख्यतः कितनी हाइट होती है शिवालिक क्षेत्र की, 750 से 1250 मीटर। ठीक है, लेकिन जो परीक्षावाणी में दी गई है वो है 700 से 1200 मीटर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये दी गई। ठीक है, 700 से 1200 मीटर, जो कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दी गई है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको क्या क्या बोला जाता है, देखो, एक तो बाह्य हिमालय बोला जाता है, इसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नवीन हिमालय इसको बोला जाता है। नवीन हिमालय, हिमालय का सबसे नया हिस्सा जो बना हुआ है, शिवालिक हिमालय बनना। ठीक है, दक्षिणी हिमालय इसको कहा जाता है, दक्षिणी हिमालय, हिमालय का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, दक्षिणी हिमालय है, और साथ ही इसको हिमालय का पाद बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का पाद बिंदु, यानी कि दक्षिणी हिमालय, हिमालय का सबसे निचला एरिया, हिमालय का पद क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इतने सारे इसके नाम है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 7 जिलों में फैला हुआ है, तो जिले में पहले ही आपको लिखा चुका हूं, तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई मिलेगी, अत्यधिक चौड़ाई, अत्यधिक चौड़ाई पश्चिम में मिलेगी। ठीक है, पश्चिम में अत्यधिक चौड़ा है। यानी कि जो देहरादून वाला एरिया, वहां पर आपको शिवालिक हिमालय ज्यादा विस्तारित मिलेगा। फिर ठीक है, टिहरी टिहरी, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो चंपावत में आपको कम विस्तार इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पश्चिम में ज्यादा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना कि राज्य में किस स्थान पर, किस एरिया में, ठीक है, किस छोर में शिवालिक हिमालय का अत्यधिक विस्तार है, तो पूर्वी छोर में है, पश्चिमी छोर में, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कहां पर हो जाएगा, पश्चिमी जो एरिया है, यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो, यदि हम पश्चिम से चलना शुरू करें या फिर हम पूर्व से चलना शुरू करें, ठीक है, तो हमें किस क्षेत्र में, किस छोर में शिवालिक हिमालय का ज्यादा विस्तार मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखो, इसकी जो विशेषता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात इसकी जो अन्य विशेषता है, इसकी जलवायु कैसी रहती है, जलवायु एक तो गर्म रहती है, ठीक है, और दूसरी आर्द्र, यानी कि नमी युक्त,
ठीक है, आर्द्र माने होता है नमी युक्त जलवायु, ठीक है, गर्म और आर्द्र, ठीक है, यानी कि एक तो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की, उपोष्ण और एक समशीतोष्ण, ठीक है, जो शीतोष्ण है उससे पहले का समशीतोष्ण वाला एरिया, ठीक है, इस तरह की यहाँ पर जलवायु देखने को मिलेगी। फिर देखते हैं इसके पश्चात आता है इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये भी आपने ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर जो कि शिवालिक हिमालय में आता है और टिहरी गढ़वाल का हिस्सा है, ठीक है, नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का चेरापूंजी, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला देखो, खनिज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, खनिज मात्रा में, यहाँ पर खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देहरादून के जितने भी चूने के भंडार हैं सब इसी पट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये शिवालिक हिमालय की विशेषताएं जो कि कुल 7 जिलों में विस्तारित है, ठीक है, 750 से 1250 इसकी हाइट होती है वैसे, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कितनी है? 700 से 1200 मीटर, ठीक है। इसको बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय, दक्षिणी हिमालय या फिर हिमालय का पाद बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। अत्यधिक जो इसकी चौड़ाई है, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्वी की ओर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। जीवाश्म यहाँ पर पाया जाता है और साथ ही जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है। और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा मात्रा में होती है और खनिज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और देहरादून के जो भी चूने के भंडार है सब इसी पट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः जितने भी चूने के भंडार है सब इसी पट्टी में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तराखंड राज्य में नरेंद्र नगर में होती है, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं दून और द्वारक क्षेत्र। अब है देखो दून प्लस द्वार, ठीक है, कहां पर इनका विस्तार है? शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य, शिवालिक प्लस लघु हिमालय के मध्य इनका विस्तार है, ठीक है, लघु हिमालय के मध्य इनका विस्तार है, ठीक है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? सर्वाधिक प्रसिद्ध दून, सर्वाधिक प्रसिद्ध है देखो देहरादून है, ठीक है, देहरा ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, दून, ठीक है, मतलब घाटी देहरादून सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और लीची और चावल के लिए, ठीक है, लीची और चावल, जो बासमती चावल है देहरादून का काफी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, लीची और चावल के लिए विख्यात है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अन्य दून, जैसे अन्य दूनों की बात करें, देखो कोठारी दून और चौखम दून है, कोठारी प्लस चौखम, ठीक है, कहां पर मिलेगा? पौड़ी में, ठीक है, कोठारी प्लस चौखम दून कहां मिलता है? पौड़ी में। नैनीताल में मिलेगा एक कोटा दून और पतली दून, ठीक है, पतली दून प्लस कोटा दून कहां है? नैनीताल में, ठीक है। तो इस तरह से दून जो काफी कुछ प्रमुख दून है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इत्यादि ये दून द्वार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वर्षा होती है, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, वर्षा काफी मात्रा में होती है, लेकिन शिवालिक हिमालय से थोड़ी कम होती है, ठीक है, वर्षा होती है अत्यधिक मात्रा में। खेती काफी अच्छी होती है, ठीक है, खेती अच्छी होती है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र है काफी, ठीक है। मुख्यतः देखो घाटी एरिया मतलब नदी किनारे होगा, ठीक है, नदियां कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखेंगी और नदियां होंगी तो धान की खेती काफी अच्छी होगी, ठीक है। तो धान की खेती के लिए मुख्यतः जो भी दून और द्वार है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यदि देखते हैं तो धान की खेती वहीं पर होती है जहां पर पानी ज्यादा होता है, ठीक है। तो पानी जहां पर पानी होगा तो वहां पर धान की खेती होगी। तो मिट्टी भी कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत समझा भी करो चीजों को। क्वेश्चन यदि आ गया दून क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो धान किस में होता है? चिकनी मिट्टी में होता है, ठीक है, तो वहां पर वही मिट्टी पाई जाएगी। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम, अगला देखो लघु हिमालय, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य, भी इसको बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय। तो विस्तार हम देख चुके हैं, कुल विस्तार कितने जिलों में इसका कुल विस्तार है, ठीक है, 9 जिलों में इसका विस्तार है,
ध्यान रखिएगा 9 जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। मैप आपने भर चुके हैं तो मैप के जरिए आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह से, ठीक है। कहाँ दक्षिण में है, कहाँ उत्तर में है, तो मैप के जरिए आप पूरा आप समझ चुके हैं, उसको सामने ही रखना, ठीक है। तो ये 9 जिले कौन से हैं उसमें एक बार देख लो, आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। अन्य चीजें इसमें देखें, देखो इसमें प्रमुख हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन सब किस में मिलते हैं, लघु या मध्य हिमालय में। इसमें भी यदि हिल स्टेशन आप देखते हैं, देखो मुख्य है रानीखेत, ठीक है। रानीखेत, नैनीताल, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा, और साथ ही पौड़ी, मसूरी, सब किस में मिलते हैं, प्रमुख हिल स्टेशन लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। यदि अन्य देखें, अन्य क्षेत्र यहाँ पर यदि देखें, देखो भवाली, भवाली इसमें मिलेगा आपको, जहां पर जो कि काफी अच्छा पर्यटन स्थल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र के मुख्यतः ताल भी सब यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का ग्वालदम इत्यादि सब इसी में, कौसानी, ठीक है, कौसानी है, ग्वालदम है, मसूरी की अधिकांश चोटियां, ठीक है, मसूरी क्षेत्र की, ठीक है, क्योंकि वो देहरादून और टिहरी में विस्तारित है, ठीक है। मसूरी क्षेत्र की चोटियां सब इसी में आती हैं, ठीक है। सब किस में विस्तारित है, लघु या मध्य हिमालय में। तो ये आपने इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं इसका जो पॉइंट है, देखो नदियां यहाँ पर गहरी नदी घाटियों में जाती हैं, ठीक है। नदियां गहरी घाटियों में जाती हैं, ठीक है, गहरी घाटियों में बहती हैं, क्योंकि ये 2000-2500 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, 3000 मीटर की हाइट पर है। तो यदि पर्वत होगा, छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, तो नदियां कहाँ नीचे बहेगी, नदी यहां से थोड़ा ना जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई हिल स्टेशन है तो जाहिर सी बात है नदी वहां से नीचे ही दिखेगी, ठीक है। तो नदी गहरी घाटियों में जाती है, ठीक है। जैसे आप गढ़वाल क्षेत्र में देखते हैं, अलकनंदा नदी काफी गहरी गहरी घाटियों में जाती है। अगला है, उसके पश्चात इसमें जो अगला पॉइंट है, देखो कुमाऊं के दक्षिणी ढाल पर, कुमाऊं के दक्षिणी ढाल पर, ठीक है, वही नैनीताल की बात हो रही है, ढाल पर अनेक ताल पाए जाते हैं, ठीक है। अनेक ताल इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अनेक ताल स्थित हैं इसी एरिया में, मध्य हिमालय में आते हैं जो कि, और साथ ही देखो यहाँ पर किस तरह के वृक्ष ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, मुख्यतः बांज, मुख्यतः बांज वृक्ष, ठीक है। बांज के अलावा देखो देवदार, देवदार है, चीड़ है, ठीक है, देवदार है, चीड़ है, ये कोणधारी वनों में भी आते हैं, ठीक है, चीड़ इत्यादि, देवदार इत्यादि, लेकिन बांज वृक्ष काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा देखो बुरांस, हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस, कहां पर मिलता है, किस हिमालय में मिलेगा, मध्य हिमालय में, ठीक है। तो इस हिमालय में बुरांस मिलेगा। और साथ ही देखो काफल, काफल, काफल भी कहां पर मिलता है, लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा ठंडा एरिया होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, काफल वहीं पर होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि जहां गर्मी वाला एरिया देहरादून में आपको काफल का पेड़ मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा। काफल कहाँ होता है, जहां पर ठंडे एरिया होते हैं, जहां जाड़ों में बर्फ गिरती है, जहां सदैव बर्फ गिर रहती है वहां भी नहीं मिलेगा, जहां जाड़ों में बर्फ जहां गिरती है काफल आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इस एरिया में देखो सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। हालांकि शिवालिक एरिया में भी होती है सीढ़ीदार खेती, और सीढ़ीदार खेती कहां पर, पूरे उत्तराखंड की विशेषता ये सीढ़ीदार खेती यहाँ पर होती है, तराई क्षेत्र को छोड़कर, जो मैदानी एरिया उनको छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर शीतोष्ण फल भी होते हैं, कुछ कुछ शीतोष्ण फल, जिनमें मुख्यतः जैसे सेब है, ठीक है, सेब है, खुमानी है, ठीक है, सेब है, नाशपाती है, इसके अलावा, ठीक है, पूलम इत्यादि सब कहाँ होते हैं, इसी समय पर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो अखरोट है, जहां ज्यादा ठंडा एरिया होता है वहीं पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण फल भी, जैसे आड़ू है, एक और आड़ू, शीतोष्ण फल भी लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यदि आ गया तो सेब किस प्रकार का फल है, ठीक है। तो शीतोष्ण एरिया जो होती है वहां पर सेब होता है, ठीक है। जहां पर शीतोष्ण एरिया पाई जाती है वहां पर सेब होता है, ठीक है। क्योंकि जो बृहद हिमालय है ना, उसका विस्तार किसमें, बृहद हिमालय का, वो है हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु या फिर एल्पाइन जलवायु। यहाँ पर जो लघु या मध्य हिमालय का एरिया है, इसमें मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, ठीक है। और इसी प्रकार की जलवायु में देखो शीतोष्ण फल, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है नाशपाती किस प्रकार का फल है,
तो फिर यही सोचेंगे कि प्रश्न कहाँ से आ गया, तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। टफ कुछ नहीं है, बस आपने समझ के नहीं पढ़ा, ठीक है। तो शीतोष्ण फल कौन सा हो जाएगा, खुमानी, नाशपाती, यहाँ से कोई भी आपको फल देखने को मिले तो ये सब क्या है, शीतोष्ण प्रकार के फल है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है लघु हिमालय में। देखो कुल 9 जिलों में इसका विस्तार है। प्रमुख हिल स्टेशन इसमें पाए जाते हैं, जिसमें रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, मसूरी, ठीक है, भवाली, कौसानी, ग्वालदम, मसूरी क्षेत्र की चोटियां सब इसी में आती हैं। इसके अलावा देखो गहरी नदी घाटियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुमाऊं के दक्षिण ढाल पर यहाँ पर अनेक ताल देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुख्यतः बांस, देवदार, चीड़, बुरांस इत्यादि, ठीक है, काफल इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो बांस किस प्रकार का वृक्ष है, तो किस प्रकार का है, शीतोष्ण। जलवायु कौन सी पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु, तो शीतोष्ण प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। श्रीदार यहाँ पर खेती होती है, जो कि उत्तराखंड में लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में सभी जगह होती है। और शीतोष्ण फल यहाँ पर होते हैं, जैसे सेब, खुमानी, नाशपाती, पूलम, अखरोट और आड़ू इत्यादि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, देखो बृहद हिमालय। अगला है देखो बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कितने जिलों में, कुल विस्तार 6 जिलों में, ठीक है। विस्तार है 6 जिलों में है, 6 जिले, ठीक है। विस्तार है 6 जिलों में। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का जो उत्तरी एरिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, उत्तराखंड के उत्तरी एरिया में किस तरह की, मतलब कौन सी भौगोलिक संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन सी मिलेगी, बृहद हिमालय की। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको क्या क्या बोला जाता है, देखो एक तो इसको आंतरिक हिमालय बोला जाता है, आंतरिक हिमालय, ठीक है, आंतरिक ऑब्लिक महा हिमालय, ठीक है, महा हिमालय, उच्च हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है। इसके अन्य नाम हो गए, क्या क्या हो गए, देखो आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, उच्च हिमालय या फिर महान हिमालय, इसके अन्य नाम हो गए। तो विस्तार कहाँ कहाँ है, 6 जिलों में है। जिले में आपको पहले ही लिखा चुका हूं, ठीक है। अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर है, यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र, ठीक है, अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र, ठीक है। उद्गम क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा, बृहद हिमालय में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर है, अत्यधिक मात्रा में ग्लेशियर है, ठीक है। बर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जहां पर बर्फ वहीं मिलेगी वहीं से नदियां तो निकलेंगी, जब बर्फ पिघलेगी तो नदी का रूप लेगी, ठीक है। तो समझना है आपने बस, अधिकांश नदियां कहां पर हैं, कहां से निकलती हैं, बृहद हिमालय से। इसके अलावा जो सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। राज्य की सबसे ऊंची चोटियां, राज्य की सबसे ऊंची चोटियां, राज्य की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर मिलेंगी, इसी एरिया में मिलती है, ठीक है। चोटियां कहां पर मिलती है, बृहद हिमालय क्षेत्र में मिलती है। तो आपका होमवर्क है आज का, आपके लिए जो होमवर्क है, आपने सारी चोटियां, ठीक है, सारी चोटियां टॉप 15 याद कर लो चोटियां, ठीक है। जो सारी चोटियां सारी याद करो चोटियां, लेकिन कुछ कुछ टॉप 10 तक की आप हाइट भी याद कर लेंगे, ठीक है। ऊंचाई जो कि टॉप 10 तक की आपने ऊंचाई याद रखनी है, बाकी सारी चोटियां आपने पढ़नी है और जरूर पढ़नी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कुछ आप लोग स्वयं से भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चोटियां हैं, दर्रे हैं, जैसे दर्रे हैं, ठीक है। दर्रे में भी आपको समझा नहीं पाऊंगा, या हो सकता है अगली क्लास में दे सकता हूँ दर्रे, ठीक है। तो दर्रे हैं वो स्वयं से पढ़ने, ठीक है। चोटियां, दर्रे आज आपने ध्यान रखना है और ये याद करने हैं। हो सकता है अगली क्लास में आपको मैप के जरिए मैं दर्रे समझा दूं, ठीक है। यदि समय लगेगा तो समझा दूंगा, लेकिन आपने फिर भी एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में फिर आ जाएगा, ठीक है। अधिकांश नदियां यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमानीकृत झीलें यहाँ पर मिलेंगी, हिमानीकृत झीलें, यानी कि यदि ग्लेशियर है तो झीलें भी वैसी होंगी जहां ग्लेशियर से पानी जो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन बने चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्र में किस तरह की झीलें पाई जाती हैं, हिमानीकृत झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। यह राज्य में हिमानीकृत झीलें किस जिले में पाई जाती हैं, चमोली में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि हिमानीकृत झीलें हैं, कहां पर मिलेंगे अधिकांश झीलें, देखो चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जो भी झीलें हैं वो सब कौन सी हैं, हिमानीकृत झीलें, वहां पर ग्लेशियर से वो पानी प्राप्त कर रहे हैं। और चमोली जिले की लगभग सभी झीलें कैसी हैं, हिमानीकृत झीलें, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जो झीलें हैं चमोली में ही है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, अत्यधिक ठंड यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं ना, यहाँ पर लोग रहते हैं। इसके जो निचला हिस्सा है, निचला बृहद हिमालय का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर लोग रहते हैं, अत्यधिक ठंड होती है। सभी धाम, चारों धाम इसमें है, ठीक है, सभी धाम इसी में पड़ते हैं। इसके अलावा देखो पंच केदार इसी में पड़ते हैं, पंच केदार भी सब किस में पड़ते हैं, बृहद हिमालय वाले एरिया में, ठीक है। सभी धाम इसमें पड़ते हैं, पंच केदार इसमें पड़ते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से केदारनाथ धाम किस हिमालय का हिस्सा है, बृहद हिमालय का, शिवालिक हिमालय का, लघु हिमालय का या फिर ट्रांस हिमालय का, तो कई सारे लोग उसको ही गलत करके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, सभी धाम पंच केदार सब इसी में आते, ठीक है।
और जो इसका ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र में वनस्पति का अभाव मिलता है, ठीक है। वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती है, वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। और लेकिन निचले क्षेत्रों में पाई जाती है कुछ मात्रा में, ये भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो जलवायु किस तरह की, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, ठीक है, शीत शीतोष्ण, और भी बहुत ज्यादा ठंडे यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। शीत शीतोष्ण कटिबंधीय ऊपरी एरिया में, और इसका निचला एरिया जो कि लघु हिमालय से लगा हुआ, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बुग्याल इत्यादि देखने को मिलेंगे, ठीक है। बुग्याल ये सब किसमें मिलते हैं, बृहद हिमालय वाले एरिया में। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो बृहद हिमालय जो कि 6 जिलों में विस्तारित है, 6 जिले में आपको पहले ही बता चुका हूं किस किस जिले में, ठीक है। इसको आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, उच्च हिमालय या फिर महान हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र भी यही है, राज्य की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर मिलेंगी। सर्वाधिक जो चोटियां कहां पर, चमोली जिले में, ठीक है। हिमानीकृत झीलें यहाँ पर मिलेंगी और हिमानीकृत नदियां, क्योंकि ग्लेशियर इस एरिया में पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंडे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जलवायु कैसे, शीत शीतोष्ण प्रकार की पाई जाती है। लेकिन जो इसका निचला एरिया जो लघु हिमालय से लगा हुआ, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिलेगी। ऊपरी क्षेत्र में वनस्पति का अभाव, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई हो जाती है, लेकिन निचले क्षेत्रों में कुछ कुछ छोटी मात्रा में वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। बुग्याल इत्यादि इसी एरिया में पाए जाते हैं। साथ ही देखो सभी धाम, पंचकेदार इत्यादि सब इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है इससे संबंधित है, आपने चोटियां और इनकी ऊंचाई याद रखनी है, ये आपका होमवर्क है। साथ ही दर्रे भी पढ़ के रखने हैं, ठीक है। यदि समय लगेगा तो अगली क्लास में दर्रे आपको समझा दूंगा। अब देखते हैं, देखो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे ये पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इनकी जो पीछे का एरिया होगा, यहां से हम चढ़े, ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। शिवालिक के पश्चात आपको मिलेगा लघु हिमालय, इस तरह से थोड़ा ज्यादा ऊंचा, फिर आपको मिलता है बृहद हिमालय, ठीक है। तो इसके पीछे का जो एरिया है ये होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये जो निचला निचला ये इनके पीछे का एरिया कौन सा हो जाएगा, ट्रांस, ज्यादा ऊंचाई नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन सदैव वहां पर भी बर्फ देखने को मिलती है। ज्यादा ऊंचाई नहीं, इसलिए वहां पर मार्ग हैं, संकरे मार्ग, छोटे मार्ग, ठीक है। जो गिरिद्वार, दर्रे जिनको बोलाता है, यहीं पर स्थित है। और ये दर्रे आपका होमवर्क है, आपने सारे दर्रे याद रखने हैं। तो यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, चूंकि अभी बचा हुआ है भौगोलिक आपका एक, अगली क्लास एक और आएगी, ठीक है, जिसमें जलवायु इत्यादि सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।